हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू एडी टॉक्स। और जो आज का एडिटोरियल हम लोगों ने लिया है वो लिया है द हिंदू से। और एडिटोरियल क्या कहता है? एडिटोरियल कहता है द इकोलॉजी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। मतलब आर्टिकल का जिस्ट ये है, आर्टिकल ये कहता है भैया देखो पूरी दुनिया जो है ना वो ग्रोथ के पीछे पागल हो गई है, पैसे के लिए पागल हो गई है। हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, लेकिन किसकी कीमत पे? इकोलॉजी की कीमत पे, इकोसिस्टम की कीमत पे, बायोडायवर्सिटी की कीमत पे। लेकिन इंसान को यह याद रखना चाहिए कि आप इकोनॉमिकली तभी ग्रो कर सकते हो जब आपका इकोसिस्टम, आपकी बायोडायवर्सिटी, आपकी इकोलॉजी, जब आप उसको प्रिजर्व करोगे। बिना इकोलॉजी के आपकी इकोनॉमी भी नहीं होती है। सो इकोलॉजी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। ये बात बोलने वाले जो सबसे बड़े फिगर थे जिन्होंने पहली बार इस बात को बोला था, वो अपने आप में वन एंड ओनली इज द सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिन्होंने कहा था इकोलॉजी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी। मतलब अगर हमें शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अगर अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, अगर ग्रोथ करनी है, पॉवर्टी को कम करना है, इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो आपको इकोलॉजी के साथ, इकोसिस्टम के साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अदरवाइज ना तो इकोनॉमी रहेगी ना इकोलॉजी रहेगी। तो जो इकोलॉजी वर्ड है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं एक लाइन में है क्या। देखिए, इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच होती है जहां पे वी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लास्ट ईयर यूपीएससी में इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया था इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है? हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। जैसे मैं लिविंग हूं, जो बैक्टीरियाज है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब तो लिविंग होते हैं। और एक हमारे पास नॉन लिविंग होता है, जैसे एयर है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सब, हीट है, रेनफॉल है, ये सब नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग के बीच में जो रिलेशन होता है नॉन लिविंग के साथ, उस रिलेशन को स्टडी जो करते हैं उसको इकोलॉजी कहा जाता है। क्योंकि लिविंग जो कंपोनेंट्स है, मतलब जैसे मैं हूं या प्लांट्स है, जो भी एनिमल हैं, वो नॉन लिविंग के बिना नहीं रह सकते। भैया हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, कार्बन भी चाहिए, सारी के सारा कुछ हमें चाहिए। तो उस रिलेशन को स्टडी करने को ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इन इट एग्जामिन्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स, इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल रिसोर्स साइकिल्स, क्लाइमेट पैटर्न्स एंड द हैबिटाट स्टेबिलिटी। इसका कहने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई अपने आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे सोइल फॉर्मेशन हो, चाहे न्यूट्रिएंट साइकिल हो, वो सारी की सारी चीजें तभी चलती हैं जब इकोलॉजी का पार्ट होते हुए इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बैलेंस रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, चाहे हमारा क्लाइमेट हो, सोइल हो, बायोडायवर्सिटी हो, नेचुरल रिसोर्स के अंदर न्यूट्रिएंट जो साइकिल होता है वो सब हो। तो इकोलॉजी को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो इन शॉर्ट अगर आप कहें, इकोलॉजिकल हेल्थ इज इक्वल टू ह्यूमन प्रोस्पेरिटी। भैया इंसानों ने अपने आप को सबसे अलग समझ लिया है। हमें लगता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। आप जब तक प्रोस्पेरस रह सकते हो, जब तक इकोलॉजिकल हेल्थ मेंटेन है। अगर आप नेचर को, अर्थ को, इकोसिस्टम को एक हद से ज्यादा डिस्ट्रॉय करोगे तो आप खुद भी प्रोस्पेरस नहीं रह सकते। आपके दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम से हमें इतनी चीजें मिलती हैं और शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि इकोलॉजी हमें कितना बेनिफिट करती है। देखिए भैया, जो खाना हम लोग खाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खाना तो वहीं से आता है। जो फ्रेश वाटर हम लोग पानी पीने के लिए लेते हैं, रिवर्स का यूज करते हैं, लेक्स का करते हैं, ग्राउंड वाटर का करते हैं, ये कहां से आ रहा है? सब इकोसिस्टम से तो आ रहा है। जो लकड़ी का हम लोग यूज करते हैं आग जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, सारे फर्नीचर बनाने के लिए, कहां से आ रही है सारी लकड़ी? ये भी आपका इकोसिस्टम से ही आ रही है। दवाइयां, दुनिया की 70% दवाइयां तो जो है वो हम लोग अपने इकोसिस्टम से ही ले रहे हैं। बहुत कम दवाइयां हैं जो हम लेबोरेटरी वगैरह के अंदर बनाते हैं। भाई कंट्रोलिंग क्लाइमेट, मतलब जब हीट वेव की बात करते हैं, ड्रॉट्स की बात करते हैं, ये सारी चीजें कौन इनको कंट्रोल करता है? हमारा इकोसिस्टम ही तो कर रहा है। डिसीज स्प्रेड, वाटर प्योरिफिकेशन एंड पोलिनेशन, ये सब कौन, कहां? इकोसिस्टम के अंदर। अगर आप इकोसिस्टम को बैलेंस रखोगे, प्रॉपर्ली रखोगे, तो डिसीज भी नहीं फैलेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे ना, जिसे हम लोग जूनोटिक डिसीज कहते हैं। दोस्तों जूनोटिक डिसीज वो होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन के अंदर जो है आ जाते हैं। लेकिन वो एनिमल से ह्यूमन के बीच में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका खुद का एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से मैन और एनिमल कंफ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो जो वायरस हजारों साल से उनकी बॉडी में थे, अभी वो ह्यूमन की तरफ भी आना शुरू हो गए।
इकोसिस्टम हमें रिक्रिएशनल करता है, स्पिरिचुअल एजुकेशनल पर्पस के लिए। भैया आप जब जाते हो कहीं, पहाड़ों में जाते हो, नदी के किनारे बैठते हो, किसी लेक के किनारे बैठते हो, कितना सुकून आपको मिलता है, एक स्पिरिचुअल फीलिंग आपके मन में आती है ना। पहाड़ों में आप घूमने जाते हो, कहीं अच्छी जगह जाते हो, कितना अच्छा लगता है आपको देखने में, वो एक जो सीनिक जो है वो सारी चीजें। स्कूल के बच्चों को हम लोग ट्रिप लेके जाते हैं कहीं पहाड़ों में, किसी नदी के किनारे कहीं पे, क्योंकि उनको एजुकेशन देनी है कि भैया जो नेचुरल सिस्टम है ये कैसे काम करते हैं, हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं। ये तभी हम लोग कर पाएंगे जब उसको बचाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल, सोइल फॉर्मेशन, भैया सोइल के बिना कुछ है क्या? इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकता, हम तो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोइल के ऊपर करता है। लेकिन सोइल तो हम लोगों ने जो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इकोसिस्टम के अंदर जो सोइल है वो वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, जो पूरी फूड चेन को सपोर्ट करती है। अब खाना खाते क्यों हो? क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट। तो न्यूट्रिएंट का साइकिल होना भी जरूरी है बिटवीन वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम बैलेंस है। अगर इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा, ये सारी की सारी चीजें कभी भी नहीं हो पाएंगी। देखिए जनरली हम लोग जब इकोसिस्टम वगैरह की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव तरीके से बात करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए मान के चलिए आप एक चीज, एक आदमी है किसी गांव में रहता है, ठीक है। वो आदमी रिवर से रोज 2-3 फिश पकड़ के लेके आता है, किसी दिन 5 लेके आता है, किसी दिन 10 लेके आता है। अगर मान लो उस आदमी को खाने के लिए 2 फिश की रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 पकड़ के लाएगा, खाएगा, आराम से सो जाएगा। मतलब इकोसिस्टम ने उसकी जरूरतें पूरी कर दी। लेकिन अगर उसको रिक्वायरमेंट 2 की है, लेकिन वो जबरदस्ती वहां से 200 फिश पकड़ के लेके आ रहा है, मार्केट में उसको बेच रहा है, रिवर वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वो रोज प्रोड्यूस नहीं कर सकती रिवर, उसकी कैपेसिटी 2-4 की हो सकती है, 200 की तो नहीं है। तो उसने क्या किया, लालच में आके 2 की बजाय 200 मछली पकड़ लिया। इससे रिवर का इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया। इंसान भी यही कर रहा है। जनरली हम लोग इस इकोलॉजिकल जो सिस्टम है या इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं, इसको पैसे की टर्म में नहीं देखते हैं। लेकिन अगर अब इसको पैसे से मेजर करो, देखिए एग्जैक्टली तो मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जो रिसर्च, जो स्टडीज हुई हैं, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, जिसे IPBES बोलते हैं, इन्होंने कई साल तक रिसर्च किया और इन्होंने ये पाया कि भाई इंडस्ट्री की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, एनर्जी जो मतलब हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं, कोयला वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिशिंग वगैरह करते हैं, इन सब की वजह से वर्ल्ड ओवर हमें $25 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। जो एग्रीकल्चर के लिए हम लोग जंगल काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए हम लोगों ने जंगल काटे, सोइल को हम लोगों ने बेकार कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया, पानी, ग्राउंड वाटर हम लोगों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। इन सब की वजह से $25 ट्रिलियन का नुकसान होता है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया की तो पूरी इकोनॉमी ही $4-5 ट्रिलियन डॉलर की है। पता, सोच के देखिए कितना ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, इन्होंने भी स्टडी करके ये बताया कि भाई डिग्रेडेशन अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन पीपल एंड कॉस्ट अराउंड 10% ऑफ द एनुअल ग्लोबल GDP। ये जो हम लोगों ने ये आतंक मचा रखा है ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, वर्ल्ड का 10% GDP जो है इससे इंपैक्ट होता है। $3.2 बिलियन, मतलब आधे से थोड़ा कम वर्ल्ड की पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट होती है। लेकिन हमें तो ये चीज बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होती, क्योंकि हम तो लगे हुए हैं पैसा बनाने में। और हम भी नहीं लगे हुए पैसा बनाने में, टॉप के कुछ 2-4% लोग हैं वही पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बाकी लोग तो यहां से सफर कर रहे हैं। भाई मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, गरीब आदमी हूं, बाहर काम करने के लिए जाता हूं, घर के बाहर निकलता हूं, मुझे पोल्यूटेड एयर मिलता है, पोल्यूशन है। घर के अंदर मेरे पोल्यूटेड एयर है, जहां मैं काम करने जाता हूं वहां पे पूरा पोल्यूशन है, साफ मुझे पानी पीने को मिलता नहीं, हेल्थ इश्यूज मुझे हो जाते हैं क्योंकि ये सब दिक्कतें हो रही हैं। ये तो दिक्कत मुझे हो रही है ना, लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है? इस एक्सप्लॉयटेशन का वो कैपिटलिस्ट या वो रिच पर्सन फायदा उठा रहा है। वो तो अफोर्ड कर सकता है सारी चीजें, वो तो एयर प्योरीफायर भी अफोर्ड कर सकता है, बेस्ट न्यूट्रिशन कर सकता है, बेस्ट डॉक्टर उसके पास है। लेकिन ज्यादातर जो गरीब लोग हैं वो इस इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन से इंपैक्ट होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह कहना है कि ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स GDP विच इज अप्रोक्सीमेटली $44 ट्रिलियन इज मॉडरेटली और हाईली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। भाई वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो आप मान के चलिए $110 ट्रिलियन के आसपास है, उसमें से $44 ट्रिलियन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम सर्विस के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फूड, बेवरेज, ये सब कहां से चीजें आ रही हैं? इनके लिए सब नेचर से ही तो आ रहा है।
इंसान खुद थोड़ी ना बना रहा है, नेचर से ही आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जिसे हम लोग ईसीडी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कहता है मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रोसेस क्रॉप पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगी? वाटर प्योरिफिकेशन की जो सर्विस है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, ये सब कौन कर रहा है? इकोसिस्टम कर रहा है। और देखिए अब तो हम लोगों ने पैसे में भी मेजर कर लिया, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इकोसिस्टम शायद हमें इससे भी ज्यादा सर्विस देता होगा। भाई $1 ट्रिलियन का, दुनिया की आधी इकोनॉमी तो इस सारे इकोसिस्टम सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और हम इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के अगर इस सारी डिस्कशन का हम लोग एक कंक्लूजन निकाले तो बात ये बनती है भैया, इकोलॉजी इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे जो जंगल हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, क्या क्या दे रहे हैं हमें? हमें एग्रीकल्चर दे रहे हैं, हमें फूड दे रहे हैं, हमारी प्लेट में जो खाना आ रहा है वो इसी सर्विस से आ रहा है। फिशरीज, टूरिज्म, ये सब हमें आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया? लालच में आके ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया। भाई अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर योर नीड, बट अर्थ डज नॉट हैव एनीथिंग फॉर योर ग्रीड। हम लोग ऑलरेडी अर्थ की कैपेसिटी से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इस समय हमें इंसानों ने जिस तरह से आतंक मचाया हुआ है ना, हमें कम से कम 2 से 2.5 अर्थ की रिक्वायरमेंट है। इतना ज्यादा हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं चीजों को। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या हुआ? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा ही, है ना। कब तक आप जो है नेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? तो कभी ड्रोट आएगा, कभी हीट वेव आएगा, कभी फ्लड आएगा, ये सब कुछ तो आएगा। आपकी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो आना ही आना है। आपकी फूड सिक्योरिटी, भाई जब ड्रोट आ गया, आपकी फसल बर्बाद होगी, फैमिन आएंगे, भूखमरी आ जाएगी, एनर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, है ना। जब आपकी रिवर्स ही ड्राई हो जाएंगी, आप बिजली कैसे बनाओगे? ये सारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है। आपको इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करने की जरूरत है अगर आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है। तो इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इसलिए जरूरी है ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस हो सके। ये क्लाइमेट रेजिलियंट आपको वर्ड बड़ा देखने को मिलता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। क्या मतलब होता है क्लाइमेट रेजिलियंस का? इसका मतलब ये होता है कि बुरे वक्त में भी आप अपने आप को मेंटेन कर सको। इसका मतलब ये होता है ड्रोट आ गया, कोई बात नहीं, आपने अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि ड्रोट के टाइम पे भी वो बर्बाद नहीं होता, मैनेज रहता है, क्योंकि आपने इकोलॉजी के साथ बैलेंस बना के चला हुआ है। फ्लड आ गया, देखिए फ्लड तो एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन अगर हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलेंगे तो उस फ्लड से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये है क्लाइमेट रेजिलियंस। डिजास्टर तो आते ही हैं, लेकिन आपने बैलेंस ऐसा बनाया हुआ है कि डिजास्टर के दौरान भी आपको ज्यादा नुकसान ना हो, इकोनॉमिक लॉसेस ज्यादा ना हो। यह है आपका क्लाइमेट रेजिलियंस। तभी हो पाएगा जब आपने अपनी इकोलॉजी को कंजर्व किया होगा। बिजनेस अडॉप्टिंग सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी, जब हम लोग भैया डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है, इंडस्ट्री कर रही है ना। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करता है, लेकिन आर्टिकल ये कहता है कि यार अगर ये जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट सेक्टर है स्पेशली, या गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया उसके अंदर, अगर ये इकोलॉजी को कंजर्व करेंगे तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इनको ही बेनिफिट होता है, क्योंकि ये कंजर्वेशन इनको ही रिटर्न देगा। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन अगर आप करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब आप कम लागत पे ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऊपर से आपकी ब्रांड वैल्यू भी तो बढ़ती है। ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो लोग आपका सामान खरीदेंगे। भाई देखिए लोग पागल नहीं है, अगर लोगों को ये लगेगा कि यार ये कंपनी अच्छी है, नेचर के लिए बढ़िया काम कर रही है, तो लोग आपका प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, आपकी ब्रांड बनेगी और आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। यहां पे एक ना केस स्टडीज की बात करते हैं। देखिए मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं लोग, इकोसिस्टम को बचाओ, इकोलॉजी को बचाओ, आपको रिटर्न देगा, लेकिन क्या इसके लिए कोई खास स्टडी हुई है? आंसर इज यस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर कई सालों तक एक स्टडी किया। इंडिया के कुछ इन्होंने जो टाइगर रिजर्व है उनके बीच में इन्होंने ये बताया कि जो सरकार होती है या कोई भी है, वो टाइगर रिजर्व्स के ऊपर, मतलब कंजर्वेशन करने के लिए इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का, अगर वो ₹1 खर्च करते हैं तो पता कितना रिटर्न मिलता है? एटलीस्ट 2500 रुपीज। ₹1 खर्च करने से आपको 2500 रुपए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिटर्न मिलता है। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, जहां पे ₹1 लगाने से 25 रुपए आपको मिलता हो। और इन्होंने अलग अलग जगह पे किया है, जैसे मान लो जैसे बांदीपुर के अंदर 716 रुपीज हैं,
और ये जो नागार्जुन सागर है यहाँ पे तो 7,500 रुपए है 1 रुपए के रिटर्न पे। और ओवरऑल एवरेज जो निकाली है वो निकाली गई 2,500 रुपीज। 1 रुपया लगाओगे तो भैया 2,500 रुपया मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं 25 रुपया कैसे मिलता है सर नेचर से। हम नेचर रिगार्डिंग जो सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, फिशिंग बेटर होती है तो लोगों के पास पैसा भी आता है, फूड सिक्योरिटी भी होती है। आप जानवरों के लिए फोडर बेटर कर सकते हो तो फोडर बेटर होगा, जानवर बढ़िया मिल्क देंगे, अच्छी ग्रोथ होगी। फ्यूल वुड, यस आपके जंगल बचेंगे तो आप फ्यूल का यूज कर सकते हो लकड़ी को। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं आपके फॉरेस्ट। तो दुनिया भर का जो तामझाम हम लोग करते हैं ना, क्लाइमेट चेंज करो, क्योटो प्रोटोकॉल करो, पेरिस एग्रीमेंट करो, अरे भैया अपने जंगल बचाओ, इकोसिस्टम बचाओ। आपके कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। वाटर प्रोविजनिंग, आपका ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है अगर आप जंगलों को बचाते हो तो। वाटर प्योरिफिकेशन, जो खर्चा करता है फालतू के इन सब चीजों में वो कम हो जाएगा क्योंकि आपको प्योर पानी मिलेगा। सेडिमेंटेशन, सोइल कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक्सट्रीम जो इवेंट होते हैं उनकी मॉडरेशन हो जाती है। मतलब ड्रोट अगर आएगा तो खतरनाक नहीं आएगा, हीट वेव आएगी तो वो भी उतनी खतरनाक नहीं आएगी, साइक्लोन आएगा तो उसको भी बचाया जा सकता है, उससे जो डैमेज होता है क्योंकि आपने जो है कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट कर लिया है। तो बेसिकली जब आप रिजर्व्स के ऊपर या इकोलॉजिकल सर्विसेज के ऊपर कंजर्व करने के लिए खर्चा करते हो, बदले में आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। यह हमें रियलाइज होना चाहिए, लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? इसका जो रीजन आर्टिकल में बड़ा शानदार बताया है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है। आर्टिकल कहता है कि देखिए इंसानों ने, जंगल से ही आए हम लोग, जंगलों में रहते थे पहले तो इंसान, हम लोग नेचर का इंटीग्रल पार्ट हैं क्योंकि हम भी एनिमल किंगडम से ही आते हैं। फिर हमारा धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और आज हम लोगों ने सिविलाइजेशन बना ली। इसका यह कहना है आर्टिकल में कि भाई हम लोग एनिमल किंगडम का पार्ट हैं, नेचर का इंटीग्रल पार्ट हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपने खुद के नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए। जिस जगह से हम लोग आए, जिस वजह से हमारी सिविलाइजेशन पॉसिबल हुई, जिस वजह से इंसानों ने इतना ग्रोथ किया, हम उस वजह को ही भूल गए। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कनेक्ट हो गए, नेचर के लिए हमारा जो कनेक्शन था वो टूट गया, वो जो सेंसिटिविटी थी नेचुरल सर्विसेज के लिए वो टूट गई। अगर आप देखोगे अपने पुराने लिटरेचर्स के अंदर, उपनिषद या वेदों पुराणों में, किसी भी कल्चर में जाके देख लीजिए, हमेशा वहां पे नेचर को वर्शिप किया गया है। लेकिन इंसान जैसे जैसे मैच्योर हुआ, चीजें आगे बदली, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हुए सोसाइटीज के, हम लोग अपने उस कनेक्शन को ही भूल गए। अब सिर्फ त्योहारों में आपको दिखेगा हम लोग नेचर की वर्शिप करते हैं। अब सिर्फ आपको मूर्तियों में दिखेगा, पुराने लिटरेचर में दिखेगा, ग्राउंड पे कोई नहीं करता। खत्म हो चुका सब कुछ। गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले एक स्कीम निकाली जिसमें यह कहा गया कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, आप क्या करिए भैया, पहले इंडस्ट्री लगा लीजिए, परमिशन आपको बाद में दे देंगे। हमारा जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो असेसमेंट है वो ये कहता है कि किसी को भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कितना नुकसान पहुंचाएगा, तब जाके भैया आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन अभी कुछ साल पहले सरकार ने पता क्या कहा? सरकार ने कहा ऐसा करो बेटा, प्रोजेक्ट लगा लो, ठीक है, बाद में आपको परमिशन दे देंगे। तो बाद में परमिशन देने का सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार ये कहना चाहती है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर से। अब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला है कि ये इलीगल है। देख रहे हो सेंसिटिविटी हमारी कितनी है। कहां हम लोग नेचर वर्शिप करने वाले हुआ करते थे एज अ स्पीसीज, और कहां नौबत ये आ गई है कि पहले जंगल काट लो, बर्बाद कर लो, परमिशन हम लोग अपने आप को दे देंगे। ये डिस्कनेक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, क्योंकि हमें वो प्यार, वो सेंसिटिविटी है ही नहीं नेचर के लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसने टाइमलाइन बताया आर्टिकल के अंदर, मजा आ गया पढ़ के। शुरुआत में इंसान नोमैडिक लाइफस्टाइल हुआ करता था, हम लोग सेटल तो नहीं थे, कहीं पे घूमते फिरते रहते थे इधर से उधर। उस समय सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक होना शुरू हुई। अब सीधी सी बात है भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड किया करते थे हर चीज के लिए, है ना। कहीं पे बारिश आ गई, फ्लड आ गया, लाइटनिंग हो गया, कुछ भी आ गया, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से घिरे हुए थे। नेचर के ऊपर ही हमारा एग्जिस्टेंस, सर्वाइव जो है वो सर्वाइवल था, वो डिपेंड किया करता था और नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो हमारी जो बेसिक जरूरतें थी, डे टू डे आपको खाना खाना है, शेल्टर लेना है, सर्वाइवल नीड नेचर पूरी कर दिया करता था। क्योंकि नेचर से हम लोग इतना जुड़े हुए थे, नेचर पे डिपेंड करता था हमारा सर्वाइवल, तो नेचर के लिए जो रिस्पेक्ट है वो भी हमारे मन में थी, क्योंकि नेचर को हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, नेचर हमें कंट्रोल किया करता था। फिर चीजें थोड़ा आगे बढ़ी, इंसान ने जो है ट्राइब्स बनाना शुरू कर दिया, थोड़े गांव वगैरह बनाने शुरू कर दिए, तब हम लोग कम्युनिटी के लिए ग्रो करने लगे। पहले खुद के लिए करने लगे, फिर कम्युनिटी के लिए करने लगे। ये कम्युनिटी जब और ज्यादा बढ़ गई, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, सारी चीजें बदल गई, भैया देश बन गए।
कंट्रीज बन गई। अब पूरी कंट्री के लिए आपको चाहिए। पहले आपको अकेले पर्सन के लिए चाहिए था, फिर आपको अपनी कम्युनिटी के लिए चाहिए था जहां पे 10 20 50 लोग होते होंगे, फिर पूरे गांव के लिए चाहिए, फिर आपको पूरे देश के लिए चाहिए। अब बात देश पे आ गई है। और जब देश बन गए, अलग अलग कंट्रीज बन गई, सबके अपने अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए, फिर हम लोग ग्लोबल कंपटीशन करने लगे। और आज नौबत यह आ गई है कि हम लोग प्रेजेंट की चिंता कम करते हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए रिसोर्स डेवलप करने में लगे हुए हैं। इंसान एनिमल किंगडम के अंदर शायद एकमात्र ऐसा एनिमल है जो शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म में स्टोर करने में लगा हुआ है। शॉर्ट टर्म को डिस्ट्रॉय करके लॉन्ग टर्म में स्टोर करने में जुटा हुआ है। भाई फ्यूचर डेवलपमेंट करनी है। अरे भैया प्रेजेंट डेवलपमेंट का तो देख लो क्या हो रहा है, आपको फ्यूचर का चाहिए। इसकी वजह से हम लोग इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप इसको एक चीज से भी समझिए थोड़ा सा, हालांकि इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकता है। जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं बड़ी बड़ी, भाई प्राइवेट एंटरप्राइज के सर्वाइवल सिर्फ एक ही वजह से कर सकती हैं, अगर वो अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दें, स्टेक होल्डर्स को रिटर्न दें, जो उस कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपैंड करेगी। ठीक है, एक्सपैंड करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न देगी। और एक्सपैंड किस बेस पे कर रही है? वो एक्सपैंड कर रही है नेचर की कॉस्ट पे। जितना ज्यादा वो एक्सपैंड करेगी उतना प्रॉफिट कमाएगी। और एक्सपेंशन कहां हो रहा है? इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करके। तो ये जो प्रॉफिट मेकिंग जो हमारी थॉट प्रोसेस है, उसके कोर में ही छिपा हुआ है एक्सप्लॉयटेशन। समझे इस बात को? तो ये सारी कहानी की वजह से होता है डिस्ट्रक्शन। Other animals live in harmony with the environment, talking only what they need and immediately survive without disturbing the long-term balance of the ecosystem. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, राइट? बाकी दुनिया के जितने भी एनिमल हैं वो अपनी इमीडिएट नीड और इमीडिएट सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। इंसान ऐसा है जो अपनी पीढ़ियों के लिए जोड़ता ही चला जा रहा है। मेरे पोते पड़पोते जो है उनके लिए भी जोड़ रहा है पैसा फालतू में, जबकि आपको कोई याद रखने वाला नहीं है। अरे उन तक जाते जाते नेचर बचेगा ही नहीं। वो लोग तो वैसे ही कैंसर से और दूसरी बीमारियों से मरने वाले हैं क्योंकि आपने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। और यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स देखिए क्या कहता है, जबरदस्त लाइन लिखी हुई है। वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट नेचर टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड ग्रीड व्हाइल साइमल्टेनियसली रिलाइंग ऑन द सेम नेचुरल सिस्टम टू एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ द सच एक्सप्लॉइटेशन। मतलब हम लोग अपनी नीड्स और ग्रीड्स के लिए नेचर को पहले तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट? और वो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं वो कम हो जाएं, उसके लिए भी नेचर पे डिपेंड करते हैं। मतलब नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम लोग नेचर से उम्मीद रख रहे हैं कि भैया आप अब हमें बचा लीजिए, क्योंकि नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करके हम लोगों ने जो है वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान का जो है अस्तित्व, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो तभी है जब आपकी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, आपकी बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस है। उसके बिना आप भी नहीं हो, ये बात को समझ लो। आपके बिना वो है, आप उसके बिना नहीं हो। तो चैलेंज बहुत है हमारे सामने। बातें करने में मजा आता है, अच्छा लगता है सारी बातें सुनने में, लेकिन क्या इतना आसान है इस चीज को अचीव करना? आंसर इज नो। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की वजह से हम लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन पे फोकस करना शुरू कर दिया। शॉर्ट टर्म गेन करेंगे, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे और फ्यूचर के लिए जो है सेव करना शुरू कर देंगे। और पैसे के मामले में कह रहे हैं हम लोग फ्यूचर के लिए इकोसिस्टम को सेव नहीं कर रहे हैं, पैसे को सेव कर रहे हैं। सबको शॉर्ट टर्म गेन दिखता है कि अच्छा इस साल अपने शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है, इस साल हम लोगों ने 2 फैक्ट्री की बजाय 4 फैक्ट्री बनानी है, इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग ये फैक्ट्री यहां लगाएंगे तो 50 साल के बाद क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी पे, ये कोई नहीं सोच रहा। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, केमिकल्स पे केमिकल्स डाले जा रहे हैं नेचर के अंदर, हार्मफुल केमिकल्स। रेगुलेशंस नहीं है। बताया था मैंने आपको रेगुलेशन, जो हमारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट था, अभी देखा आपने, सरकार ने क्या कहा? प्रोजेक्ट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, मैं बाद में आपको परमिशन दे दूंगा। तो रेगुलेशन कहां हुआ? हालांकि जो एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है हमारे पास वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि सरकार कह रही है कि आपको बाद में परमिशन दे देंगे, आप फैक्ट्री लगा लो। रेगुलेशन है ही नहीं। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री अगर इस तरह के वायलेशन करते हुए पकड़ी जाती है, आपने सुना है कि किसी को 5-7 साल की जेल हुई है? कभी नहीं। 2-4 लाख रुपए फाइन लगा के शायद किसी को छोड़ देते होंगे। तो डर ही नहीं है, रेगुलेशन ही नहीं है। ये प्रोसेस इतनी लेंदी हो गया, लीगल प्रोसेस के वो सालों साल तक केस चलता रहता है, उसके बाद सब कुछ इधर उधर खत्म। तो कुछ करने की जरूरत है अपने आप को।
ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर अपनी इकोनॉमी को, ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करना है तो भाई इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, गलतियां हैं लेकिन कुछ तो कर ही रहे हैं, एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा ही। इंडियाज क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट कह रही है उनको ज्यादा इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे ताकि वो क्लीन टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। यूनियन बजट 2024-2025 के अंदर भी सरकार ने ये कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन न्यूट्रल इनिशिएटिव है हम इसको सपोर्ट करेंगे, सोलर पैनल्स को सपोर्ट करेंगे, विंड एनर्जी को सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो पेरिस एग्रीमेंट के हम लोगों ने प्रोमिस किया हुआ है 45% हम लोग अपना जो एमिशन है वो कम करेंगे बाय 2030। आ गया भैया 2030, तो 4-5 साल में करोगे आप ऐसा? आई डोंट थिंक सो, लेकिन सरकार कोशिश तो करेगी, भैया हमने प्रोमिस तो किया है। पीएम कुसुम स्कीम एनकरेज करती है सोलर पावर प्लांट्स वगैरह से इरिगेशन वगैरह करने को, ताकि फॉसिल फ्यूल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। वैसे भी फॉसिल फ्यूल हम लोग विदेशों से ही इंपोर्ट करते हैं, खुद का तो हमारे पास बहुत ही कम है, 20% ओनली। तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसमें कोई, जब भी बजट बनता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं, इसके अंदर इकोलॉजी एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। यह पॉइंट सबसे पहले ऊपर होना चाहिए कि इस पॉलिसी से, इस प्रोजेक्ट से इकोसिस्टम के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि मिनिमम इंपैक्ट हो। भाई देखिए सीधी सी बात है, नेचर को हम लोग यूज करे बिना तो नहीं रह सकते, नेचर को तो यूज करना पड़ेगा। नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो यूज करने के लिए ही तो हैं, लेकिन उनको यूज करिए ना, ओवर यूज क्यों कर रहे हो? इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि आप अपनी जनरेशन के लिए यूज करिए, लेकिन जो फ्यूचर की जनरेशन है उनकी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज मत करिए भाई साहब, उनके लिए भी कुछ छोड़िए ना यार, जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है। नहीं तो तुम्हारे फिर वो ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जब भी आएंगे वो आपको गालियां देंगे, कह रहे मेरे दादाजी ने जो है सब लूट लिया, कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। क्या छोड़ा? जहरीली हवा, जहरीला पानी। ऐसा तो मत करिए ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है खुद भी करिए काम, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन से गाली भी मत खाइए बेसिकली वो ये कहना चाहता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करिए, कम्युनिटी एंकरेजमेंट करिए भाई, है ना, कम्युनिटी एंकरेजमेंट करिए, क्योंकि कम्युनिटी को पता है कि उसका गुड और बैड कहाँ है, उसको किस चीज़ से नुकसान है, फायदा है। अगर पॉलिसीज वगैरह में, प्रोजेक्ट बनाने में अगर आप कम्युनिटी की एंगेजमेंट करोगे तो इससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा, कम्युनिटी आपको पॉजिटिव देगी। कम्युनिटी की अगर पार्टिसिपेशन के बिना आप कुछ करोगे, वही कम्युनिटी आपको नेगेटिव रिव्यू भी देगा। तो ये थोड़ा सा इस सेंस में जो है आर्टिकल दिया गया था। हालांकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है इस आर्टिकल से थोड़ा ज्यादा डाली है, लेकिन एस्से के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा टॉपिक ज्यादा रेलेवेंट लगा मुझे, क्योंकि यही सीधा एस्से का टॉपिक हो सकता है ना। इकोलॉजी इज द वर्ल्ड्स परमानेंट इकोनॉमी, ये एस्से का टॉपिक हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके लिए है, how does the concept of the ecology as the world's permanent economy highlight the interconnectedness of the environmental sustainability and economic stability, and what policy measures can governments implement to achieve a sustainable balance between ecology and the economy? आप इस क्वेश्चन को लिखिए, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी विद सितेंद्र, वहां पे मैं इसका आंसर जो आपको अपलोड कर दूंगा, और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे जाके मिल जाएगी। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो ठीक लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग रोज वीडियो लेके आते हैं, उसको आप बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ले सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, क्योंकि नॉलेज तो शेयर करनी ही चाहिए, शेयर करने से बढ़ती है भाई, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। चलिए दोस्तों आज इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।